और अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। तो आज से ठीक 30 दिन पहले यानी 12 जून को एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ये प्लेन क्रैश हुआ था। इस भीषण हादसे में हुई 260 लोगों की जान। लेकिन इस पूरे मामले को पहले समझ सकते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, और उसके बाद हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट आने वाली है उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आ सकता है। तो आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद में जो घटना हुई थी उसमें 242 लोगों की जान गई थी। चमत्कारी तरीके से एक व्यक्ति जिंदा बचा था, जिसमें भारतीय, अगर हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो भारतीय 169 थे, कुल यात्री 242 थे, ब्रिटेन के 53 लोग थे, क्रू मेंबर 12 थे, और पुर्तगाल के 7 नागरिक थे, और इसी के साथ कनाडा के 1 नागरिक थे। यानी ओवरऑल 242 लोगों की इस घटना में जान गई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट 9 जून को सौंपी जा चुकी है। कभी भी रिपोर्ट जारी हो सकती है, कारण पता चल सकते हैं कि आखिर प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है। हालांकि अनुमान लगाए जा रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई होगी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर आज हम विश्लेषण करेंगे। अगर रिपोर्ट आती है इस दौरान तो उस रिपोर्ट की बारीकियां भी आपको बताएंगे। हालांकि जो विस्तृत रिपोर्ट है उसे आने में करीब 3 महीने लग जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, और आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में ये रनवे 23 से टेक ऑफ के बाद ये हादसा हुआ। टेक ऑफ से महज 39 सेकेंड में प्लेन क्रैश हुआ। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ था। विमान में सवार 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। चमत्कारी तरीके से एक व्यक्ति जिंदा बचा था। और आपको बता दें कि बीजे मेडिकल कॉलेज के 29 मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ भी इस हादसे में शिकार हो गए थे। तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, और उसके बाद अब इस मुद्दे पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ परवेज दमानिया साहब हैं, और हमारे साथ कौल साहब भी हैं, सनत कौल साहब हैं। परवेज सर, सनत सर, बहुत स्वागत करेंगे आपका जी बिजनेस पर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट तो उड्डयन मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अभी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स, आप लोग अपने अपने अनुमान से बता रहे हैं कि आखिर इस घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौल साहब आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि घटना से लेके अब तक 241 मौतें, ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब 270 मौतें हुई थी। 30 दिन घटना के बीत चुके हैं, जांच अभी भी जारी है। क्या अनुमान लग रहा है सर इस दौरान, घटना से लेकर अब तक क्या कुछ अनुमान आप लोग लगा पा रहे हैं कि आखिर इस घटना के क्या कारण रहे होंगे? देखिए, इसमें कहना कि घटना के क्या कारण है अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई खास एक पॉइंट नहीं बन रहा है कि वेदर खराब था या कोई ख़ास बात थी। अब 3-4 चीज़ें आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि कंटैमिनेशन, यानी पेट्रोल जो था और जो भरा जाता उसमें ख़राबी थी। कंटैमिनेशन ऑफ द एयर टरबाइन फ्यूल, तो वो उस पे कोई मतलब, ये तो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में हो रहा है, पर इसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ ये नहीं अभी कह सकते। ये तो एक कई बार हो चुका है। पहले 2016 में इंक्वायरी भी हुई थी, जब किसी शख्स ने रिपोर्ट किया था कि दिल्ली एयरपोर्ट में एक ट्रक, जो कि फ्यूल टैंकर जो कहलाता है, उसका नंबर चेक किया, और नंबर चेक तो किसी का प्राइवेट नंबर था, किसी की गाड़ी का, और उससे फ्यूल भरा जा रहा था। फिर पता किया, जब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को बताया गया, और वो जान पहचान भी थी, उन्होंने चेक किया, वो कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो फर्जी था। अभी मैंने सुना कि फिर से अभी फरीदाबाद या इस तरफ कहीं दिल्ली के आसपास एक और ट्रक पकड़ी गई, तो फ्यूल कंटेमिनेशन हो रहा है।
और उस पे अब क्या कार्रवाई हो रही है पता नहीं, पर इस हवाई जहाज में कितना फ्यूल कंटेमिनेशन था इसका अभी कोई अंदाज नहीं है। एक और है कि सीट जो पायलट की थी वो एकदम से फिसल गई, इसलिए वो नहीं कर सके। अब इसका भी एक शायद पहले मैंने सुना है एक पूरा हो चुका है हादसा, पर इसकी सीट ठीक की गई थी, तो सीट का हो सकता है नहीं हो सकता है ये भी नहीं पता। हम्म। तो इस तरह के कई कई अफवाहें हैं। टैंक जो फ्यूल टैंक है उसको बंद किया हुआ था, इसलिए जितना पेट्रोल उसमें ऑयल टरबाइन फ्यूल था उससे उड़ गया ऊपर, उसके बाद नहीं मिला तो इसलिए क्रैश कर गया। हम्म। तो ये सारी चीजें अभी तक हैं, ये हवा में हैं। इसका एक असली चीज बताना मुश्किल है, पर एक कहना जरूरी है कि जो पायलट थे उनको बहुत एक्सपीरियंस था और उनकी बहुत तारीफ है कि वो अच्छा चलाते थे, बहुत बढ़िया चलाते थे। हम्म। इसलिए उनकी तरफ से गलती सबसे हो सकती है, एक्सपीरियंस पायलट से भी हो सकती है, पर ये नहीं है कि कोई ऐसा पायलट था क्योंकि थोड़ा नया था, ज़्यादा सीखा हुआ नहीं था। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा क्या करें जब तक कि जो हमारे वो जो ब्लैक बॉक्सेस कहलाते हैं दो, उनका उनका हमें पता ना चले कि उसमें क्या बातचीत हुई थी, क्या उसमें मिला। तो यही है कई चीज़ें जिसमें बात कर सकते हैं। एक एक मेंटेनेंस का भी आ जाता है कि मेंटेनेंस खराब है एयर इंडिया की। जी। एयर इंडिया की कई बार हो चुका है, इनकी हवाई जहाज वापस आए हैं। तो अब वो सब तो बात बिल्कुल ठीक है, बट एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ ये भी नहीं कह सकते हैं। ठीक। तो अभी कई कई मुद्दे हैं, पर अभी एक खास एक मुद्दे पे कोई खास हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ठीक बात है। दमानिया साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे सनत कौल साहब ने कई पॉइंट्स उठाने की कोशिश की, लेकिन हाँ, कहा तब तक नहीं जा सकता कि किस वजह से ये घटना हुई जब तक हमारे पास रिपोर्ट सामने ना हो। आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं इस पूरी घटना के लिए? देखिए, पहले तो मुझे लगता अब तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाना चाहिए था। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट एंड देन डिटेल रिपोर्ट कैन कम आफ्टर 3 मंथ्स। मैं क्वाइट सरप्राइज्ड हूँ कि अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं आया, 1 महीना हो गया, और अभी तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के भी फाइंडिंग्स अभी तक मिले नहीं, विच कुड बी वेरी इजी टू एनालाइज। देखिए, जो भी रीज़न हम निकाल रहे हैं ना, उसके लिए काउंटर रीज़न है। आप अगर बोल रहे कि भाई अगर फ्यूल कंटेमिनेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जितना मुझे मालूम है कि 2 सेपरेट फीडिंग सिस्टम्स फीड 2 डिफरेंट इंजन्स। जी। सो सरप्राइज इसमें क्या है कि दोनों इंजन साथ में फेल हो गए। देखिए, बेसिक कारण कुछ भी होगा, दैट वील फाइंड आउट लेटर आफ्टर रिपोर्ट कम, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि भाई इंजन को पावर मिला नहीं। करेक्ट। There was no power in the engine, that is why immediately at 400 feet the plane went down. अभी देखिए, the easiest thing to do in this situation is to blame the pilots. But मुझे ऐसा लगता है कि there has to be some technical problem. ओके। Because this fuel contamination, देखिए अगर फ्यूल contaminated है तो when the plane started it would have started showing issues. When the plane took off there was no issue, the takeoff started gradual, then suddenly the power went out. There is some reason why the engines did not get power and that is why the plane collapsed. मुझे ये these are very technically advanced aircraft, और कोई पायलट सीट का लॉक चला गया, उसके लिए सीट पीछे चला गया, मुझे तो नहीं लगता दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल। और अगर इतने बॉडीज काम कर रहे हैं, बोइंग इज वर्किंग ऑन इट, इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इज वर्किंग ऑन इट, DGC इज वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम श्योर एयर इंडिया, टाटा की भी पूरी टीम लगाई है, तो अब तक तो इनको मालूम हो जाना चाहिए था क्या रीज़न है। और अगर इनको मालूम होना चाहिए तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पब्लिक शुड नो। अमेरिका में सिस्टम है, इट्स एन ओपन डोर इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो जैसा इन्वेस्टिगेशन चलता है, ऑल द फाइंडिंग्स आर टू बी पुट ऑन द नेट। इंडिया में इट्स अ क्लोज डोर इन्वेस्टिगेशन। So we will be able to get the report what the government and DGCA and the investigation board finds it to us. So रुक के ही मालूम पड़ेगा क्या हुआ एग्जैक्ट। ठीक है। सनत कौल साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि स्विच कट ऑफ
को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। क्या होता है स्विच कट ऑफ, इसको जरा सरल शब्दों में समझाएंगे? फ्यूल का स्विच कट ऑफ का सरल शब्दों में क्या समझा सकते हैं, क्योंकि जो उसमें सिस्टम है जिसमें कि आप फ्यूल को बंद कर सकते हैं। अब वो पायलट को भी पता होना चाहिए, उनके पास सारे तो उसमें हर जगह एक लिखा लाइट्स आ जाती हैं, रेड लाइट आ जाती है, तो वो आई या नहीं आई हमें तो पता नहीं। तो फ्यूल कट ऑफ, और दो अलग अलग फ्यूल पाइप्स हैं, दो अलग अलग फ्यूल टैंक्स हैं, शायद एक सेंट्रल टैंक भी है, तो दो अलग अलग फ्यूल टैंक्स हैं जो जाते हैं वो ड्रीम लाइनर में, अलग अलग इंजन में जाते हैं। तो वो दोनों का एक साथ हो गया, यानी फिर आप कहिए सैबोटाज हुआ है। तो सैबोटाज एक और थ्योरी आ जाती है कि सैबोटाज हुआ है इसमें, तो वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि सैबोटाज की पॉसिबिलिटी तो नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं एक जरूर चीज कहूंगा, अगर मैं थोड़ा सा समय ले लूं, कि ये जो हमारा मेंटेनेंस का सिलसिला है, फ्यूल क्वालिटी का सिलसिला है और डीजीसीए का सिलसिला है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, पैसेंजर ट्रैफिक के आप क्लेम कर रहे हैं यू आर द थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक है, तीसरे जगह पे हैं आप। तो फिर उसके बाद आपका इंस्पेक्शन डीजीसीए का सारा भी तो बढ़ना चाहिए, उनका माहौल। एक बनाया था, मुझे याद है 2012-13 में एक आईक्यू से बुलवाया था एक कंसल्टेंट, डॉक्टर वेबर। वो वहाँ लीगल कंसल्टेंट भी थे और अच्छे पढ़े लिखे बहुत नेक आदमी थे। उनको बुलाया था कि आप एक सिविल एविएशन अथॉरिटी का बनाइए। उन्होंने बनाया भी, कैबिनेट में भी अप्रूव किया, और उसमें ये था कि जैसे डीडीए है कि उसमें सेल्फ फाइनेंसिंग होगा, उसका बजट से मतलब नहीं होगा, अपने आप आएगा पैसा, अगर गवर्नमेंट दे तो वो भी आएगा, पर वो उनके अकाउंट में रहेगा, वो वापस लैप्स नहीं करेगा, और उसके साथ वो अपनी नई नई पोस्ट बना सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये मतलब अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं है, एफएए ने इंडिया को रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 2, आईक्यू ने भी अच्छी रिपोर्ट नहीं दी थी। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक जनरल कमेंट मैं कह रहा हूं, अब ये इस एक्सीडेंट से मेरा मतलब नहीं है, बट आपको अपनी क्वालिटी ऑफ एयर सर्विसेज, एयर सेफ्टी सर्विसेज नहीं, सेफ्टी को इम्प्रूव करना बहुत बहुत जरूरी है। और उसको जब तक आप यानी एक हादसे को नहीं देख के जनरल इम्प्रूवमेंट करिए, हल्के हल्के इम्प्रूव करिए, सबको ठीक करिए, तभी मामला ठीक होगा। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में तो अभी हम वेट ही करेंगे रिपोर्ट के लिए कि क्यों कैसे हुआ। नहीं, जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट पर तो वेट करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि डीजीसीए में, मेंटेनेंस में तमाम तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है, जाहिर तौर पर बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो पूरा एविएशन है ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स पर चलता होगा ना सर? पूरा ग्लोबली अगर हम देखें तो ये नियम तो एक ही होगा। तो नियम तो सारे आईक्यू के लिए हैं, सारे आईक्यू से बनते हैं। वहाँ शिकागो हम पिछड़ कहाँ पर रहे हैं सर? हम किस जगह पिछड़ रहे हैं? पिछड़ ये ना, इम्प्लीमेंटेशन तो हमें करना है ना। आपने नॉर्म्स में उन्होंने सारे रूल बना दिए, रूल आपने भी इम्प्लीमेंट कर दिए अपने रूल बुक में, या रूल फॉलो नहीं हो रहे? फॉलो नहीं हो रहे, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक बात है, रूल में कोई कमी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, रूल में कमी नहीं है, लेकिन रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में डीजीसीए ने भी तमाम जांच की थी, तमाम एयरपोर्ट्स की जांच हुई थी, जिसमें बहुत सारी खामियां पाई गई थी। एयरपोर्ट्स में भी, जो उनके ऑपरेशंस हैं उसमें भी, एयरक्राफ्ट में भी। तो दमनिया साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ये जो खामियां पाई गई हैं, क्या इन खामियों का ध्यान एयरलाइंस नहीं रखती हैं? क्या एयरपोर्ट और एयरलाइंस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है? लैब्स कहाँ पर है? दिक्कतें कहाँ आती हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है उससे पहले तमाम तरह की जो है टेस्ट होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद, उनको पास करने के बाद ही उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है। तो ये कमियां कहाँ पर हैं? क्यों ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, या फिर जो भी गैप आ रहा है जिस वजह से ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, दिक्कत कहाँ पर है? देखिए, डीजीसीए इज मेंटेनिंग सेफ्टी, और उनका काम है टू सी द चेक्स आर मेंटेन, द एयरलाइंस आर फॉलोइंग रूल्स। लेकिन देखिए, डीजीसीए हर एक प्लेन के साथ, हर एक टेक ऑफ लैंडिंग के साथ तो रह नहीं सकता है ना। फाइनली सेफ्टी इज द प्रायोरिटी ऑफ द एयरलाइन. The airline has to make sure they are flying safe aircrafts. Okay.
और दूसरा मुझे ऐसा क्या लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि इंडिया में ग्रोथ इतना फास्ट हो रहा है कि दी एयरलाइंस आर नॉट मैनेजिंग टू कीप अप विद दैट स्पीड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास इनफ मेंटेनेंस के साधन नहीं है, इनफ सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, तो डोंट ग्रो सो फास्ट। नो, करेक्ट, reduce the speed a little, see that the safety standards are maintained. देखिए, safety should always be priority number one. Safety can never be taken for granted. आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि before every takeoff landing, the engineers check the plane, the pilots check the plane, and only when the pilot signs off, the plane can take off. इसलिए ये केस में भी the pilot must have found कि everything is in order. अगर गॉड फॉरबिड कोई इश्यू ऐसा रहता जिधर पायलट को लगता है दिस इज अ सेफ्टी हैजर्ड और द रिस्क फैक्टर्स हाई, ही वुड नॉट हैव टेकन द प्लेन, नो, ही वुड नॉट हैव साइंड ऑफ द प्लेन। इसलिए पायलट इंजीनियर, सी पहले तो ये जब प्लेन टेक ऑफ हुई दिल्ली से टेक ऑफ, तो दिल्ली चेक्स मस्ट हैव बीन कंडक्टेड, दिल्ली इट मस्ट हैव बीन साइंड ऑफ, अहमदाबाद इट लैंडेड, अगेन अहमदाबाद इट मस्ट हैव बीन चेक्ड, द इंजीनियर्स मस्ट हैव क्लियर्ड द फ्लाइट, द पायलट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द फ्लाइट। सो it still remains a very serious mystery why it happened. ये plane भी कोई वैसा पुराना नहीं था. These planes are flying all over the world. It's a hugely successful plane. और Boeing is a very big company. देखिए अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है वर्ल्ड में कि दो ही कंपनीज रह गए इन दिस गेम नाउ, बोइंग एंड एयरबस. कोई आपको कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू सेलेक्ट बोइंग और एयरबस. And then ultimately, Boeing being such a giant multi-billion dollar corporation, they are calling the shots. अभी Boeing कितना कम फॉरवर्ड करता है, Boeing मानता है कि उनकी गलती है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा जब रिपोर्ट आएगा तभी. ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि बोइंग कितना मानता है, क्योंकि बोइंग 787 जिस प्लेन का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पहला हादसा नहीं है, तमाम हादसे हुए हैं इस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के साथ. कॉल साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये जो दुर्घटना हुई है वो बहुत कम समय में हुई है, महज 39 सेकंड में ये हादसा हुआ है. ब्लैक बॉक्स और डीवीआर की जांच हो ही रही है, तो ब्लैक बॉक्स और डीवीआर में जो जांच होती है, किस तरह की रिकॉर्डिंग उसमें होती है, क्या क्या डेटा होता है, वो एक बार समझाइए. एक तो इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, पायलट और को पायलट और लोग जो आपस में बात करेंगे उसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके. तो उससे अंदाज हो जाता है कि क्या हुआ जब तक कि ब्लैक बॉक्स फंक्शन कर रहा था. दूसरा, जितना भी और टेक्निकल डेटा है वो भी दूसरे बॉक्स में आता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, पर अब वो तो पता चलेगा रिपोर्ट के बाद. पर जैसे दमानिया साहब ने कहा कि जैसे अब बोइंग कंपनी लीजिए ना, बोइंग कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, और ये हवाई जहाज बोइंग कंपनी का बनाया था. दो ही कंपनियां हैं वर्ल्ड में, पूरे देश जो हवाई जहाज बना रही हैं जी. बोइंग कंपनी का तो अमेरिका में उनका कांग्रेशनल हियरिंग हुआ, उनके चीफ सीईओ, उनके चेयरमैन को बुलाया गया और उनको बड़ी बुरी तरह उधाड़ा है. उनसे पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है, आपको कितना पैसा और मिला और आपका प्रॉफिट लॉस क्या है. उल्टा सीधा सवाल करके उनको मतलब जलील कर दिया. तब भी वो कुछ नहीं बोले. अब ये बिल्कुल पक्का पता चल रहा है कि बोइंग कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है प्लेन, वो भी सेफ्टी रेगुलेशन कम कर रही है. वो कहते हैं हमारे प्रॉफिट कम आ रहे हैं, इसलिए जो भी सेफ्टी के है वो उसको बढ़ाइए. वो तो यूएस कांग्रेस में आ रहा है उनकी रिपोर्ट में. हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं. बोइंग बहुत बढ़िया कंपनी है, ये है, पर जब यूएस कांग्रेस कह रही है अपनी कंपनी के बारे में, करेक्ट, तो हमको भी वरी करना चाहिए. और ये और जगह भी हो रहा हो, हमें क्या पता. तो ये सेफ्टी और प्रॉफिट, और जहां प्राइवेट सेक्टर आता है और वैसे भी पब्लिक सेक्टर भी, तो सेफ्टी और प्रॉफिट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं आपस में. उनका मतलब ऐसा है कि एक जगह प्रॉफिट होगा, एक जगह सेफ्टी होगा. उसके लिए सेफ्टी में खर्चा करना पड़ता है और उसको बहुत जरूरी है. एयरलाइन में जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी बदनामी हो जाती है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं, पर सेफ्टी और एक तरफ आता भी प्रॉफिट दिखाना है हमें. तो ये दोनों चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर है मेरे हिसाब से. ठीक बात है. दमनिया साहब, आपसे मैं एक प्रश्न थोड़ा ये अलग है कि कई जगह इस पूरी घटना में साजिश को लेकर बात हो रही है कि इस पूरी घटना में साजिश हुई है. इस थ्योरी में कितना दम देख रहे हैं आप? मुझे तो ये थियोरी कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या सैबोटाज हो सकता है. आई हैव सीरियस डाउट्स इन दिस. लेकिन मैं एक बात आई एम वेरी क्लियर
कि एयर इंडिया नाउ बीइंग अ टाटा कंपनी, उन्होंने क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर्स या ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर में कोई कमी छोड़ी नहीं रहेगी. Tata Group is not a company that will cut costs at the risk of safety of people. Definitely. They are a quality organization and they will do their best to maintain standards. And I am sure they will do everything possible for the families and the people who've been injured to support them in every way possible. ये sabotage की theory, मुझे तो serious doubt है कि there was any kind of sabotage. Yeah, that story of the Turkish company, I don't think all this is true. I have my serious doubts about this. ठीक है. कौल साहब, आपसे सवाल ये होगा कि ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, इन घटनाओं में जो जांच की प्रक्रिया होती है, उसका प्रोसेस पूरा क्या होता है? किन किन पहलुओं को देखा जाता है? कितनी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं? और क्या कोई इसकी समय सीमा भी होती है? हाँ, समय सीमा पूरी होती है. 1 महीने में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, 1 साल में फाइनल रिपोर्ट. ये आईक्यू में लिखा हुआ है. यही तो आप पूछ रहे थे, रूल बाउंड सारे रूल देखे हैं उसके बारे में. जी. जांच में सब चीजें देखनी चाहिए इनको मेंटेनेंस भी देखनी चाहिए, उनको ये फ्यूल कंटामिनेशन, जो मुद्दे आ रहे हैं सबको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए. और जो ब्लैक बॉक्स और दोनों बॉक्सेस में आ रहा है उसको एनालाइज करना चाहिए. और इसमें अब ये हिंदुस्तान की एक खास बात यह है कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं करते हैं कई बार. अब इस बार तो कह रहे हैं कि पब्लिक होगी, तो हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि पब्लिक होगी तो उसको हम पढ़ेंगे. अगर पब्लिक नहीं करेंगे रिपोर्ट तो फिर पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, क्यों छुपा रहे हैं रिपोर्ट. कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, कोई प्रेशर्स हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं. इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर कोई चाहे, या बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग हैं, तो इसलिए ये एक मुद्दा ये जरूरी है कि इसको ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए सब कुछ. तो ये अगर हो जाता है, अब खैर चलिए 2-4 दिन के लिए रिपोर्ट लेट आ रही है जी. उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, पर आ जानी चाहिए, पब्लिक में आनी चाहिए. जो इंटरिम रिपोर्ट है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसका आना चाहिए. और उससे फिर अंदाज होगा कि क्या हुआ, ब्लैक बॉक्सेस में क्या आया है, क्या एनालाइज हुआ है, और जो इन्होंने सारे किए हैं सब कुछ आना चाहिए पब्लिक में. नहीं तो फिर लगेगा कि जी छुपा दिया, या ये हुआ वो हुआ, तो ये तो अच्छी बात नहीं. प्रॉब्लम तो वही है ना सर, कि जब ओपन जांच नहीं होती है तभी फिर उसको कॉन्स्पिरेसी का या फिर साजिश का रूप दिया जाता है, या उसको बताया जाता है कि इसमें साजिश है, तभी इसीलिए ओपन नहीं आ रही है. शायद यही वजह है कि इसको लेकर साजिश की भी जो बातें कही जा रही हैं. अच्छा, एक खास मैं चीज कहना चाहता हूँ कि आईक्यू के रूल बड़े स्ट्रिक्ट, लंबे चौड़े हैं, सब पूरा चीज है. उनका इंक्वायरी का एक मतलब ये है, उनका वो ये चाहते हैं कि इससे फॉल्ट निकलना चाहिए, यानी क्या गड़बड़ हुआ, ये नहीं कि किसकी गलती थी. वो ये नहीं चाहते हैं कि ब्लेम लाइए. आप ब्लेम लाने के वक्त मामला बिगड़ जाता है. जैसे कि अगर कोई मर्डर हुआ है किसी, मैं तो दूसरा कह रहा हूँ, तो मर्डरर अपने आप को कभी एडमिट नहीं करता है, चाहे किया भी हो, वो अपने आप को डिफेंड करेगा. तो वो ये नहीं चाहते हैं. वो आईक्यू रिपोर्ट बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उनके जो एनेक्शर्स है, उनके जो सारे रूल रेगुलेशन है, कि ये पता करो कि हुआ क्या, ये नहीं कि किसकी गलती है. तो ये रिपोर्ट की स्पिरिट तो बहुत अच्छी है उनकी. इसमें कितना असलियत निकलती है, अब ये देखेंगे. ठीक बात. दमनिया साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस घटना से एयरलाइंस की साख पर धब्बा लगा है, बुकिंग पर असर है, लोगों का कॉन्फिडेंस लौटने में समय लगेगा. अभी भी लोग एयर इंडिया की फ्लाइट लेने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती है एयर इंडिया के लिए? देखिए, ये भी फनी सिचुएशन है अभी कि भाई आपको अगर ट्रैवल करना है इंडिया में, तो आपके पास भी 2 ही ऑप्शन है ना. करेक्ट. आपके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं, 5-6 एयरलाइन तो रहे नहीं. सो यू हैव टू गो विद इंडिगो और एयर इंडिया. तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टाइम दिस इफेक्ट विल कम. People will start flying Air India back as normal, and it's just a matter of time. Air India, because it's a Tata company, they will do everything to bring back the confidence of the public. And मुझे लगता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे confidence लाने में वापस. और ये temporary है. People have short memories. And मुझे लगता है everything at Air India will get back to track. And I'm sure Air India will come out a stronger and a better airline in the long run. This is a very bad shock for Air India. Correct. The entire Tata group. And मुझे लगता है
मैंने चंद्रशेखर जी साहब का भी इंटरव्यू देखा. They've taken the matter very seriously. They've taken out a huge trust from the people who died, and they will do everything possible to get back their reputation. And public will come back to flying. I don't think it's a long-term effect that the rates will be down. Correct. Because in India, like I said, option कहाँ है लोगों के पास? You have only 2 airlines to choose from. So things will get back to normal. Must have already got back to normal according to me. ठीक बात है. इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कॉल साहब मेरा आपसे, बड़ा ही जनरल और बड़ा ही बेसिक सवाल है कि कोई भी जब बिजनेस है, जितना बड़ा मार्केट होता है, जितने ज़्यादा ग्राहक होते हैं, बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करता है. लेकिन एयरलाइंस बिजनेस में ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? एयरलाइंस बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं, लॉस बुक कर रही हैं. इंडिया में अभी भी हमने देखा तमाम एयरलाइंस नुकसान में रहीं, दिक्कतों में रहीं. उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 ही बड़ी एयरलाइंस हैं. तो जब इतना बड़ा मार्केट है, दिन पर दिन पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, प्लेन बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये इंडस्ट्री लगातार घाटे में क्यों जा रही है? प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? सबसे पहले तो मैं दमानिया साहब ने जो कहा ना, कॉन्फिडेंस ऑन एयर इंडिया जी, तो मैं कल ही वापस आया हूँ लंदन से एयर इंडिया पे, और पूरा प्लेन पूरा जी, भरा हुआ था. तो कॉन्फिडेंस में तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा शेक नहीं हुआ, नहीं तो लोग नहीं आते. और एयरलाइन वहाँ तो ब्रिटिश एयरवेज और ब्रांसन साहब की अलग एयरलाइन है, वर्जिन अटलांटिक, तो सब और एयरलाइंस भी हैं, और डाइवर्ट करके सीधा नहीं आना तो और कहीं आ सकते हैं. अब आपका ये कहना था कि प्रॉफिट के बारे में. जी, देखिए, प्रॉफिट और पैसेंजर ट्रैफिक 2 अलग अलग चीज़ें. इतने ज़्यादा हमने एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, रोज़ के नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो उनको भरने का भी उसके लिए भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि भाई कैसे उसमें पैसेंजर्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है. डोमेस्टिक में तो पेइंग कैपेसिटी में यानी प्राइस कॉन्शियसनेस बड़ी जोरों की है. तो जो थोड़ा 10-15 रुपए 1000 रुपए कम करता है, वहाँ लोग चले जाते हैं. करेक्ट. इंटरनेशनल में भी प्राइस तो देखते ही हैं लोग, बट ये भी जरूर है कि अगर फॉरेन नेशनल है तो वो देखते हैं कि भाई इस एयरलाइन की सिक्योरिटी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. बिल्कुल. और उससे एयर इंडिया का ये क्रैश थोड़ा बहुत सफर जरूर करेगा. पर कल मैंने देखा फॉरेनर्स भी बहुत भरे हुए थे उसमें. तो ये 2 चीजें होती हैं. अब एयरलाइन का ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है, पर उसके साथ साथ हवाई जहाज बहुत आ गए हैं. इतने ज्यादा ऑर्डर किए हैं, तो ये एक डिमांड सप्लाई का मामला है. और डिमांड सप्लाई में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, पर ग्रोथ बहुत जोरों की है. ये बहुत जरूर बात है. तो ग्रोथ ये एक अच्छी चीज है, ग्रोथ हो रही है. प्रॉफिटेबिलिटी भी एक अच्छी चीज है, वो भी होगी. तो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक रिलेशनशिप है वो एक अलग है. उसमें मतलब बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स आ जाती हैं. उसमें जैसे आ जाता है कि डायनामिक प्राइसिंग है, ये है, वो है, जिसमें क्रिटिसिज्म भी है कि डायनामिक प्राइसिंग क्यों है, इतनी क्यों ज्यादा हो जाती है. तो वो अलग मुद्दा है, उसमें एक अलग डिस्कशन हो सकता है. पर पैसेंजर ट्रैफिक और जितने इंडियन पैसेंजर्स नए नए ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है. और बहुत अच्छा लगता है कि हिंदुस्तानी भी अब सब ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बिल्कुल. काम से जा रहे हैं. तो वो 2 अलग मुद्दे हैं कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, उसका भी उस पर डिस्कशन हो सकता है क्यों नहीं हो रहा है. नहीं, वो प्रॉफिट में ही जो अभी आपने जिक्र किया था कि प्रॉफिट बढ़ाने की वजह से ही, जैसा कि बोइंग की बात हुई थी कि वो सेफ्टी फीचर्स कम कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का प्रॉफिट ही इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है. बहरहाल चर्चा और बढ़ सकती है, चर्चा और लंबी हो सकती है, लेकिन फिलहाल वक्त हमारे पास बहुत कम है. तो बहुत शुक्रिया करेंगे परवेज दमानिया साहब, सनत कौल साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. हालांकि रिपोर्ट का इंतजार हम सबको है, ताकि पता चले कि ये जो घटना हुई, ये जो दर्दनाक घटना हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे. बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे. आप बने रहिए जी बिजनेस पर.